स्वागत है। न्यूज 18 बिहार झारखंड आज कर रहा है आपके बच्चों की काउंसलिंग। आगे उनके लिए क्या है बेहतर करियर ऑप्शंस। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विपिन कुमार जो कि करियर काउंसलर हैं, बीके सिन्हा जी प्रोफेसर हैं सेंट जेवियर कॉलेज रांची में, और अनिल मिश्रा जी जो कि एक करियर काउंसलर हैं। विपिन कुमार जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा ब्रेक के बाद कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में ये सवाल होता है, खास तौर से जो इंजीनियरिंग मेडिकल किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कि लगातार पढ़ाई करें या टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई करें फिर रेस्ट करते रहें। उनके लिए क्या बेहतर रहेगा? एक टुकड़ों में पढ़ाई करने का तो कोई बात ही नहीं है, लगातार पढ़ाई करने की बात होती है। जहाँ तक सवाल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 9, 10, 11, 12 4 साल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेस है। ये लगातार यदि 4 साल बच्चे थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, पेरेंट्स का जो सपोर्ट मिल रहा है, सराउंडिंग का जो सपोर्ट मिल रहा है, उसे अगर समझते हुए हमारे साथ जुड़ गई हैं। सौम्या, पूछिए अपना सवाल। सौम्या, अपना सवाल पूछिए। सौम्या की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बताएं। बहुत सारे बच्चों का दरअसल ये मन में होता है विपिन जी कि हम जैसे कंटिन्यूअस 6-6 घंटे पढ़ाई करें, 8-8 घंटे पढ़ाई करें, या फिर टुकड़ों टुकड़ों में करें कि 1 घंटे एक बार कर लिया, एक घंटे नहीं, वो अगर पूरे दिन के रूटीन की बात अगर की जाए तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक फॉर्मेट होता है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का कोई भी पेपर होता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि लगभग 3 घंटे का एक शिफ्ट ले सकते हैं मैक्सिमम, और 3 घंटे के बाद फिर आधे घंटे का आप ब्रेक लें, और फिर 2.5 से 3 घंटे का आप लें। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, जिनका सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा नहीं है, वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सिटिंग जरूर ले। लेकिन बेहतर फॉर्मेट तो यही होता है, जितना देर का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उतने देर बच्चों को बैठकर पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे उनका माइंड भी कंसंट्रेट पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सत्यम झा हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। पूछिए सत्यम अपना सवाल। हाँ, हेलो। हाँ सत्यम, अपना सवाल पूछिए। टीवी अगर ज्यादा तेज वॉल्यूम में है उसको कम कर लीजिए प्लीज, बहुत दिक्कत होती है नहीं तो। हाँ, विपिन सर से क्वेश्चन है कि मेडिकल का हम तैयारी कर रहे थे, 10th पास किए हैं, है ना, सीबीएसई बोर्ड से, और मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं। तो मेडिकल में तो जैसे नीट में 15 से 16 लाख स्टूडेंट हर साल बैठते हैं, और सब यही सोच करके मेडिकल चॉइस करते हैं कि हमें एमबीबीएस कंप्लीट करना है, लेकिन करते हैं 7 से 8 हजार या 10 हजार जितना सीट है इंडिया में, है ना। लेकिन हम उसमें से कैसे जो है नीट क्वालिफाई करे, उसके लिए मुझे क्या तैयारी, किस तरह से प्लान करना चाहिए, स्टडी प्लान करना चाहिए? विपिन जी, सत्यम का क्वेश्चन सही है कि वो चाहते तो सभी लोग करना है। 16 लाख स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पैन इंडिया, सबकी इच्छा होती है मेडिकल की तैयारी करते हुए मेडिकल कॉलेज में जाए। लेकिन आपको भी पता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, आपने पढ़ा है, डार्विनिज्म है, उसका सिद्धांत आया है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास जुनून होना चाहिए, एक सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक सही डायरेक्शन में काम करने के लिए, और स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो अगर आप सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे तो आप 10,000 के अंदर आएंगे। यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो रास्ते कई बताए गए हैं, उसके बाद भी रास्ते हैं, लेकिन अगर जुनून आपके पास होगा तो निश्चित रूप से आप उसमें सिलेक्ट हो जाइएगा। दूसरी बात, आपने कहा कैसे तैयारी करना है, तो 10th के बाद 11, 12th में जो NCERT का जो कोर्स है, 98% क्वेश्चंस तो यहीं से पूछे जाते हैं। एक सही संस्थान का चयन, एक सही गाइडलाइन में आप आगे बढ़ें, सही संस्थान का चयन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, एक हौसले, हिम्मत के साथ, जुनून के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और बाय द वे, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो रास्ते कई हैं जिसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बनेगा पढ़ाई करने के बाद, वो दूसरे फील्ड में भी आप जा सकते हैं। गिरिडीह से आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आदर्श, पूछिए अपना सवाल। मैडम, पूछना ये है, हम, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, टीवी कम कर लीजिए और साफ साफ सवाल पूछिए। मैडम, हमको पूछना ये है कि 12 हम मैथ से किए हैं, तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करना चाहते हैं ये जरूर बताइए, क्योंकि गेस्ट जवाब नहीं दे पाते। हाँ, मतलब इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियर का स्कोप में जाना चाह रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा या क्या करना होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। सिन्हा साहब से जानकारी हमको मिला।
अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बीके सिन्हा जी, आपने सवाल सुना। बीके सिन्हा जी, आपको आवाज मिल रही है? विपिन जी से लेती हूं मैं सवाल, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। विपिन जी, आपने सवाल शायद सुना होगा, क्या पूछा है आदर्श जी ने? जी हाँ, आदर्श का सवाल ये है कि +2 उन्होंने मैथ से किया है और आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आदर्श को मैं ये बताऊं कि इंजीनियर बनने का समय तो आपका निकल रहा है। 11th-12th के साथ ही साथ जेई का एडवांस का मेन और एडवांस का एग्जामिनेशन होता है, उसे आप क्वालिफाई कर आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसा रैंक आता है वैसे रैंक के अनुसार आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है और आप NIT से लेकर IIT तक का आप सफ़र तय कर सकते हैं। तो आपका 1 साल तो गुजर गया, यही साल इस वर्ष अभी होना हालांकि बाकी है आपके एग्जामिनेशन। अगर इस बीच में आपकी तैयारी अच्छी है तो निश्चित रूप से इस बार आजमा सकते हैं, आपने फॉर्म फिलअप किया है तो। और नहीं तो एक चांस और आपको मिलेगा जेई एडवांस के लिए, जेई मेन के लिए 2 साल मिलेगा। तो आप अभी भी वक्त है, आप लगातार यहाँ से तैयारी अगर करना शुरू करेंगे तो आपका इंजीनियरिंग में कॉलेज आपको मिल सकता है और आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है। उसके अलावा वो पूछ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग नहीं हो पाता है तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं जिससे उनका जीएस बहुत अच्छा हो जाता है। उसके आगे जैसे बताया गया है, लगातार बताया जा रहा है, डेयरी टेक्नोलॉजी से लेकर और छोटे स्तर से अगर बात करेंगे तो फॉरेस्ट्री है। डेयरी टेक्नोलॉजी के अलावा भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज, स्टेट का जो सिविल सर्विसेज है, PCS है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है, वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। जिन्होंने मैथ से 11th-12th किया है, जिनका मैथ बेहतर है, और मैथ एक ऐसा टूल्स है जो सारे सब्जेक्ट को बेहतर बनाने के लिए एक जरिया होता है। तो मेरे हिसाब से मैथ से उन्होंने पढ़ाई किया है, आगे का रास्ता जिसमें इंटरेस्ट है उसमें तलाशें और उसकी पूरी मेहनत करें, अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो सकता है उनका। बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टीचिंग में क्या क्या ऑप्शंस है बच्चों के लिए, जो बाकी चीज़ों में मान लीजिए वो नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसकी टीचिंग भी एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उनको और किस तरह से वो उसमें अच्छा कर सकते हैं? हाँ, टीचिंग निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतर अवसर है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है। अभी बच्चा जो पास किया +2 में उसके सब्जेक्ट्स क्या थे, क्योंकि कोई भी जो गाइडलाइंस दिया जा सकता है या गाइडेंस दिया जा सकता है वो पर्सन स्पेसिफिक ही होगा। तो ये जानना जरूरी है कि जो बच्चा +2 किया उसने किस विषय से किया, आगे उसको क्या करना चाहता है। बिल्कुल, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या उच्च शिक्षा के स्तर पर क्या पढ़ाया जाता है। हमारे साथ अगले हमारे गेस्ट अंकित जायसवाल सहरसा से जुड़े हैं। अंकित, पूछिए अपना सवाल। अंकित, आपको आवाज मिल रही है तो सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल टीवी पहले कम कर लीजिएगा, टीवी कम कर लीजिएगा अंकित। जी, हमने कम कर लिया। सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल विपिन कुमार जी से है। मेरा सवाल विपिन कुमार जी से है। मैंने इस साल बिहार बोर्ड से 12th क्लियर किया है जी। तो मैंने इस बार ना IIT का मतलब जेई मेंस के लिए फॉर्म नहीं भरा है, तो हमने सोचा क्या किसी भी करियर ऑप्शन में अगर हो सकता है, तो मैंने एग्रीकल्चर के लिए ICAR का फॉर्म फिलअप किया है जी। तो मेरे लिए और ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? विपिन जी, आपने सवाल सुना? हाँ, आवाज़ सुना है मैंने। इन्होंने +2 किया है और इनका मैथ था, लेकिन फॉर्म इन्होंने फिलअप नहीं किया है। तो देखिए, इंजीनियरिंग में अगर जाना था तो आपके पास 2 चांस और हैं जेई मेन को लेकर, लेकिन उसे अगर छोड़कर कुछ और भी कुछ काम करना चाहते हैं, दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, कहीं और इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं, लॉ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो रास्ते आपके लिए खुले पड़े हुए हैं। लेकिन यदि इंजीनियरिंग ही करना है आपको, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी से प्रिपरेशन जारी रखें। अभी तो ऑनलाइन से ही पढ़ाई हो सकेगी, क्योंकि ऑफलाइन का सारा सिस्टम अभी बंद पड़ा हुआ है हर जगह। तो आप अपनी तैयारी पूरी करते रहें और तैयारी करते हुए अगर सिलेक्शन हो गया नेक्स्ट ईयर तो ठीक है, 1 साल और चांस मिलेगा आपको, 1 से 2 साल चांस मिल रहा है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें, वरना और भी लेट हो जाएगा। और अगर इस रास्ते को बदलना है तो जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। उसके लिए आप चूँकि 11th-12th आपने मैथ से किया है तो आपके लिए रास्ते सारे खुले पड़े हुए हैं। जी
बिल्कुल रास्ते खुले हुए हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक रास्ता अगर बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बीके सिन्हा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही सवाल रहता है कि अगर हमारे लिए रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत साल से हम तैयारी कर रहे थे, उसके बाद हम कंपीट नहीं कर पाए हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? मैडम, ऐसा है कि हर बच्चे को जो कहते हैं, जब वो अपने एजुकेशन की प्लानिंग करने के लिए आगे आया है, तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा आपको, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि उसके पास उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और लक्ष्य आज की तारीख में ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कोई एक गोल लेकर के चल रहे हों। हमेशा विद्यार्थी के पास, स्टूडेंट के पास एक प्लान बी भी होना चाहिए कि अगर वो प्लान ए उसका सक्सेसफुल नहीं होता है, हाँ, तो प्लान बी उसके पास होगा। बिल्कुल प्लान बी होना चाहिए ताकि आपको उस वक्त आप सोच में ना पड़े कि आपको आगे क्या करना है। सुरेंद्र यादव कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे पहले रेगुलर स्टडी हो रहा था, वो लिंक टूट गया है, और इस लिंक को किस तरह से फिर दोबारा हैंडल करें जिससे स्टडी फिर मेंटेन हो जाए। ये क्वेश्चन हैं विपिन सर से, चाहता हूँ कि क्वेश्चन। विपिन जी, सुना आपने? कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई ब्रेक हो गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे ही उनका ऑफलाइन का कनेक्टिविटी टूटा है, उसके बाद उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उनके पास माहौल नहीं है, टीचर्स नहीं है, टीचर्स का इंटरेक्शन नहीं है, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। मेरा सजेशन यहाँ पे एक हो सकता है उन बच्चों के लिए कि अभी किसी भी ऑनलाइन के सिस्टम से वो ज्वाइन कर लें, वो उससे जुड़े रहें। वैसे सिस्टम जिससे पहले जुड़े हुए थे, अगर उससे जुड़ जाते हैं, ताकि आप टीचर से भी कोऑर्डिनेटेड रहें, उनसे आप बात करते रहें, और साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आपके साथ कर रहे थे स्टूडेंट्स, उन लोगों से अगर जुड़े रहते हैं, उनसे डिस्कशन अगर आपका होता है, तो निश्चित रूप से आप इस समय में जो एकाकी है आपकी, जो एकांत में पड़े हुए हैं और जो कोरोना के डर को लेकर परेशान हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं और रिदम आपका मेंटेन रह सकता है। एक दिक्कत होती है कि बहुत जगह पर क्या होता है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी नहीं होती है, ऐसे बच्चों को दिक्कत होती है। दूसरा ये कि वो किस तरीके से ऑनलाइन कर सके, ये भी दिक्कत रहती है। जी, स्टूडियो से बहुत आवाज आ रहा है। ऑनलाइन मैं कह रही हूँ कि ऑनलाइन किस तरह से वो पढ़ाई कर सकें, उनको पता नहीं होता है कि हम कौन से ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, अगर कॉलेज की तरफ से फैसिलिटी नहीं दी गई है तो। हेलो जी, चलिए वो बात कर रहे हैं ना, वो मेरे पास हम लेंगे, सवाल लेंगे। हमारी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, सवाल पूछिए। मैं प्रदीप शर्मा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिजिक्स ऑनर्स है मेरा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं टीचर बनने के लिए क्या करूँ, जो जिससे मैं फिजिक्स के लिए टीचर बनूँ। फिजिक्स का आप टीचर बनना चाहते हैं? अनिल मिश्रा जी। हाँ, टीचर बनने के लिए सबसे पहले आप तो ग्रेजुएशन करें, बीएससी क्लियर करें अच्छे मार्क्स के साथ। पूरा एक कमिटमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका एक गोल ओरिएंटेशन स्पष्ट है कि आपको क्या करना है, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। अब बीएससी करें, और बेहतर होगा कि आप मास्टर्स भी कर लें। मास्टर्स करने के बाद एक ऑप्शन आपके पास लेक्चरर का भी हो जाएगा, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। और बीएससी करने के बाद आप बीएड करें। अगर मान लीजिए कि आपको स्कूल टीचर के लिए ही ज़्यादा आपका इंक्लिनेशन है, तो आप बीएड कर लें। और बीएड करने के बाद जो एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पर भी होता है, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट लेवल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मधुबनी से बिलोंग करते हैं। हेलो, मधुबनी से बिलोंग करते हैं। मधुबनी से, तो आपका हाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट होता है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करें तो आप टीचर बन जाएंगे। लेकिन शर्त है कि आपको अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करना होगा, एक्सेल करना होगा, और काफ़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि टीचर सरकारी बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना होगा। मोर ओवर आपके अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप प्राइवेट स्कूल्स में भी, आजकल तो बहुत लुक्रेटिव जॉब हो गया है टीचिंग का, तो यू कैन डू ऑल्सो देयर। बिल्कुल। कृति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है। कृति, पूछिए अपना सवाल। नाम श्रुति। अच्छा श्रुति, अपना सवाल पूछिए। माफी चाहूंगी। नाम पूछना था कि हम 12th किए हैं सीबीएसई से, मेरा मैथ
था 12th में, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। हम ये पूछ रहे हैं मैम कि बीबीए करना अच्छा है या बीसीए करना अच्छा है? बीके सिन्हा जी, मैथ्स था 12th में और वो जानना चाह रही हैं बीबीए करें या बीसीए करें। नहीं, मेरा श्रुति से एक काउंटर क्वेश्चन ये है जी, बोलूं? विपिन जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी। श्रुति श्रीवास्तव पटना से है, वो जानना चाहती हैं, उन्होंने मैथ्स लिया था इंटर में, अब वो जानना चाहती हैं बीबीए करें या बीसीए करें। विपिन जी, विपिन जी तक कुछ दिक्कत आ रही है साउंड की। अनिल मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है? तो मैं जानना चाहूंगी, श्रुति का सवाल आपने सुना, उसका अच्छे से मन की शंका को दूर करें, क्या करना चाहिए उसको? हाँ श्रुति जी, मेरा सजेशन है कि अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हो तो बीटेक कर लो, ठीक है? अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल हो तो यू शुड गो फॉर बीटेक, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कंफर्टेबल नहीं हो उसमें और लगता है कि इंजीनियरिंग साइड में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो ये तुमको देखना है, यू हैव टू सी इट कि हाउ कंफर्टेबल यू आर फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। अगर नहीं है तो फिर बीबीए करने से बेहतर होगा कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके एमबीए करो, बेहतर होगा। सिन्हा सर भी तुमको यही सजेशन देंगे कि बीबीए करने से बेहतर है कि ग्रेजुएशन कर लो और उसके बाद एमबीए करो, तो वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। मुंगेर से अंकित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, पूछिए अपना सवाल। नो मैम, अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी, अभिषेक माफी चाहूंगी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अकाउंट्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे आगे एक गवर्नमेंट जॉब के लिए किस एरिया में जाना चाहिए जो कि सही रहे? 70% मार्क्स से मैंने अकाउंट्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो कौन सा एरिया मेरे लिए सही रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। अनिल मिश्रा जी, आपने सवाल सुना। 70% के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद वो जानना चाहते हैं क्या है उनके लिए ऑप्शंस। के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। ग्रेजुएशन तो जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में ही सिर्फ रिक्वायर्ड होता है। मोर ओवर क्या है कि आपने बीकॉम किया है तो आप टीचर बन सकते हैं, बहुत स्कोप हैं कॉमर्स के। आप एमकॉम करके आप नेट कर लें, उसके बाद आप प्रोफेसर बन जाएं, लेक्चरर बने, तो ऑप्शंस आर वेरियस। उसके अलावा जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो स्टेट लेवल पर, वो सारा आप अपीयर हो सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक करियर आपके लिए होगा कि कॉमर्स अगर आप किए हैं तो कॉमर्स के साथ आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ये कॉमर्स में आपका करियर पर डिसाइड होगा। और दूसरी बात है कि बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पर या यूपीएससी के लेवल पर, वो सारा आप अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल, अपना जवाब आपको मिल गया होगा। दरअसल वो सरकारी नौकरियों की बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी के लिए वो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो सरकारी नौकरी है ना, ये सारा स्ट्रीम इनके लिए सरकारी नौकरी का है। ये जितने भी हमने बात की वो तो सारे सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मोरओवर जितने भी सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर बहाल होते हैं कॉमर्स के, वो बहुत डिमांड है उनका। मोरओवर वो सरकारी कॉलेज में मास्टर्स करके, एमकॉम करके वो लेक्चरर बन सकते हैं। और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे स्टेट लेवल पर अगर सचिवालय का हो रहा है, सिविल सर्विस का है, इवन यूपीएससी में अगर सिविल सर्विस का एग्जाम है, तो सरकारी नौकरी में वो दे कैन अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन इन फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोमल अररिया से हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी कोमल, अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने इस बार 12th से सीबीएसई से अभी पास किया है, पीसीएम था मेरा, तो आगे मैं इंग्लिश ऑनर्स रखना चाहती हूँ यूपीएससी करने के लिए सब चीज़। तो अभी भी बीके सिन्हा सर जी ने कहा कि प्लान ए और प्लान बी 2 रखना चाहिए, तो प्लान ए हमारा अगर यूपीएससी रहता है तो प्लान बी क्या होना चाहिए? बीके सिन्हा जी। देखिए मैडम, जो कहते हैं, जो स्टूडेंट हैं उस स्टूडेंट ने साइंस से जो कहते हैं +2 किया है जी, अभी वो स्ट्रीम चेंज करना चाहती हैं,
अभी मेरा उनसे सवाल ये होगा जो कि वो स्ट्रीम क्यों चेंज करना चाहती हैं। उसने ये कहा कि आपने जैसे बताया सर कि प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए में अगर बाय चांस सक्सेस नहीं मिल पाता है उसके लिए प्लान बी क्या होना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूं जो कहते हैं, मैं उसी ओर बढ़ रहा था, आपने बीच में रोक दिया। जो प्लान इनके केस में प्लान बी, जहाँ तक प्लान बी की जहाँ तक बात है, उनको ये तय करना होगा कि अभी तक तो विज्ञान में उनकी रुचि थी, जो कहते हैं उस रुचि के साथ वो आगे बढ़ रही थी। अभी उनको ये तय करना होगा कि वैकल्पिक रुचि का विषय उनका क्या है। बिल्कुल, आपको जो बाकी उसके अलावा जो सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं आप उसके लिए तैयारी कर सकती हैं। निशु चौबे गोपालगंज से हमारे साथ जुड़े हैं। निशु, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा सवाल सर से है कि जैसे कि हम इंटर की पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है, मेरा साइंस था बायो, तो मैं आगे के लिए क्या करें? विपिन जी। जी, बायो का अगर आपका 11th-12th बायो से आपने किया है, मेडिकल के अलावा आपके पास जैसे शुरू में बताया गया था कि डेयरी टेक्नोलॉजी से लेकर फिशरी से लेकर फॉरेस्ट्री तक बहुत सारे हैं, आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, वेटनरी का, साइंस का, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है यदि आप बायोलॉजी से हैं तो। अगर इस क्षेत्र के अलावा आप कोई दूसरा क्षेत्र तलाशना चाहते हैं तो आगे अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज है, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं आप, लॉ प्रोफेशनल भी आप बन सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं 12th के बाद। आप पहले ये देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट कौन से स्ट्रीम में है और उसके लिए आपको डेडिकेट करना होगा, अपने आप को मेहनत करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा, सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा, फिर आप सिलेक्ट हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा, रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे। विपिन जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से दरअसल लेना चाहूंगी, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, स्ट्रेस से कैसे दूर रह सके, पढ़ाई के लिए प्लानिंग कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत घंटे एक बार में पढ़ाई कर लेते हैं, वो कितना सही है? स्ट्रेस एक बाई प्रोडक्ट है। जब पढ़ाई बच्चे करते हैं और अच्छी पढ़ाई होती है, देखा जाता है कि जिस दिन बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई किया उस दिन वो ज़्यादा खुश होते हैं, और जब वो खुश होते हैं तो ज़्यादा सारी चीज़ें वो ग्रास्प करने के कंडीशन में होते हैं और उनका वो चीज़ें जो पढ़ा हुआ होता है वो रिटेन भी करता है। तो ये साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो पॉजिटिव काउंसलिंग उनके पास रहना चाहिए, पॉजिटिव काउंसलर के साथ वो रहे, जुड़े हुए रहें। एक संस्थान जो सही डायरेक्शन में उस बच्चे को गाइड कर रहा है, साथ में उंगली पकड़कर आगे बढ़ा रहा है, वैसे कोच की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जब स्ट्रेस में आए तो वैसे कंडीशन में अपने दोस्तों से बात करें, जो पॉजिटिव माइंडसेट के बच्चे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, उनसे बात करें। स्ट्रेस हमेशा बाई प्रोडक्ट है, पढ़ाई करेंगे, जब पढ़ाई कम होगी, अनिल जी आपसे जानना चाहूंगी, माता पिता की कितनी भूमिका हो जाती है करियर सेट करने में, करियर गोल बच्चे बना पाए अच्छी तरह से? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो पेरेंट्स है उसको बच्चे को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुम पर्टिकुलर करियर की ओर अपने आप को ले जाओ, ओरिएंट करो, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा की अभिरुचि को आप जानें, उसका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा चीज़ है उसने गोल ओरिएंटेशन उसका क्या है, और तीसरी बात है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। ये बेटर असेस कर सकता है पेरेंट्स ही, और उसकी कैपेबिलिटी, उसका गोल ओरिएंटेशन और उसका इंटरेस्ट, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ही माता पिता को बच्चों को ओरिएंट करना है कि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे जाओ और कहाँ जाओ। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे बहुत अहम हो जाती है। माता पिता अपने विचार ना थोपे बच्चों पर, उनको डिसाइड करने दे वो आगे करियर में क्या करना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे जो सवाल पूछना चाहते थे उनके बहुत हद तक सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।